कारगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है पूरे देश में और ऐसे में कारगिल की लड़ाई सबको याद है क्योंकि कारगिल की लड़ाई में पाकिस्तानियों को मुंह तोड़ जवाब दिया था हमारे इंडियन फौजी ने। और हमारे साथ रिटायर्ड हैं सत्येंद्र दुग्गल हैं जो विंग कमांडर है एयरफोर्स में, वो भी कारगिल के दौरान तैनात थे, अपनी सेवा दे रहे थे और दुश्मनों के छक्के छुड़ा रहे थे। सर जी कारगिल दिवस को याद करते हैं तो शौर्य की गाथा आती है और कहते हैं शहीदों के शहादत पे हर साल मेला लगना चाहिए, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, ये 1999 की बात है जब मई का महीना था और सब लोग अपने अपने घर परिवार में छुट्टी प्लान। हमारे फ़ौज में एक सिस्टम होता है कि मई जून की जो छुट्टियों की जो प्लानिंग होती है वो 6-6 महीने पहले से शुरू हो जाती है, क्योंकि स्कूल उस वक्त बंद होते हैं और लोग काफ़ी समय से इंतज़ार करते हैं। और एक तरफ बातचीत चल रही थी भाईचारे की, और अचानक ये खबर आई कि हमारे क्षेत्र में, भारत के क्षेत्र में कुछ घुसपैठिए घुस गए हैं और इसके लिए सबकी डिप्लॉयमेंट होगी। और उस वक़्त तो जो फ़ौजी जो आर्मी वाले वहाँ डिप्लॉयड थे वो उसमें इन्वॉल्व हो गए थे। इसमें मैं कई बार सोचता हूँ कि जिस तरीके से हिंदी चीनी भाई भाई का नारा लगा करता था और 1962 में चीन ने ऐसे समय में अटैक कर दिया था जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कभी सोचा नहीं था या हमारी पूरी कैबिनेट ने नहीं सोचा था। कुछ ऐसी ही, अगर आप इतिहास को पीछे जाकर देखो तो कुछ ऐसा ही लगता है कि एक तरफ जहाँ चीन ने ऐसा किया 1999 में पाकिस्तान में ने कर दिया, जबकि जो उनके प्रधानमंत्री थे, हमारे प्रधानमंत्री, वो बस यात्रा की बात कर रहे थे तो उन्होंने एक एलिमेंट ऑफ सरप्राइज़, लड़ाई में एक एलिमेंट ऑफ सरप्राइज़ होता है, उस एलिमेंट ऑफ सरप्राइज़ को पूरी तरीके से उन्होंने उस चीज़ का इस्तेमाल किया। उनको मालूम है कि उनके मई जून के महीने में वहाँ पर बर्फ़ कम पड़ती है, ठंडा कम होता है, जवान सभी लोग ऑफिसर्स जो हैं वो छुट्टी जाने की प्लानिंग कर रहे होते हैं, तो थोड़ा सा माहौल जो ऐसा होता है कि वो जो लड़ाई वाला नहीं होता और रिलैक्स वाला होता है, कह सकते हो आप, थोड़ा सा रिलैक्स होता है। लेकिन वो अचानक खबर आ गई कि वो ऐसा अटैक हो गया, हम लोग तो हतप्रभ रह गए कि ये क्या हो गया। लेकिन इसके पहले कि हम समझ पाते, हम लोगों के जो एयरफोर्स में था, मैं रडार यूनिट में था उस वक्त, और वो उन्होंने डिप्लॉयमेंट आ गया और पूरा जो डिप्लॉयमेंट था वो जम्मू कश्मीर से लेके और गुजरात बॉर्डर तक हुआ। हम लोगों के हिस्से में राजस्थान बॉर्डर का आया था और हमें याद है कि वो कितने कठिनाई का समय था कि घर परिवार को जो छुट्टी मना रहे हैं घर पर, उनको छोड़कर और हमको आगे जाना पड़ा। छुट्टी की तैयारी चल रही थी आपकी? बिल्कुल छुट्टी की तैयारी चल रही थी, ट्रेन रिजर्वेशन वगैरह हो चुकी थी। मैं उस वक्त बीकानेर में पोस्टेड था। कितने बजे पता लगा लड़ाई छिड़ गई? ये लगभग हम लोगों को सुबह 6:30-7 बजे पता लगा। हम लोगों को एक सायरन बजता है हम लोगों का, जो कि एक ये रिफ्लेक्ट करता है कि कुछ गड़बड़ है। तो जैसे ही सायरन बजा, हम तो वैसे भी तैयार हो ही रहे थे, लेकिन हम तुरंत आनन फानन में ऑफिस पहुँचे और अपने जो फील्ड एरिया था वहाँ पहुँचे। वहाँ सबका जमावड़ा हुआ और हम लोगों को तुरंत बोला गया कि आप लोग वापस जाइए, जब तक के आदेश ना हो अपने अपने कार्य क्षेत्र को नहीं छोड़ेंगे। कितने लोग थे आप उस टाइम? हम लोग लगभग 350 लोग थे हमारी यूनिट में लगभग उस वक्त, और विद इन 2 आवर्स या 2.5 आवर्स हम लोगों के पास में आदेश आ गया। मेरे और मेरे साथी की ड्यूटी जो है वो हमारी यूनिट से लगभग 70 किलोमीटर दूर एक रेगिस्तान के एरिया में लगी। हम लोगों को तंबू पकड़ा दिया गया, फोल्डिंग चारपाई दे दी गई और बेड था, और बस हम लोग बस वहाँ से अपनी यूनिफॉर्म लेके और वहाँ से चल पड़े और जाके तंबू हमने गाड़ा वहाँ पर, और मदद के हिसाब से हमने लोकेशन जमाई जो हमको भी दी गई थी। बहुत कठिन टाइम था और परिवार को समझ ही नहीं आ रहा था हो क्या रहा है। उनको तो बिल्कुल समझ में, बच्चों को, परिवारों को कुछ समझ नहीं आ रहा। कांटेक्ट हो रहा था घर पे उसमें? नहीं, कांटेक्ट नहीं हो रहा था। ये बहुत बड़ी मतलब एक बात थी। ठीक है, फौजी हैं तो ऐसा रहना पड़ता है, लेकिन परिवार को उस चीज़ की आदत नहीं होती, तो उनसे बातचीत ना होना, देखना ना, जिनसे हम सारा दिन बातचीत करते हैं, मिलते हैं उनसे, और साथ में आपको क्या खाना पसंद है, क्या खाना पीना पसंद है, वहाँ पे कुछ अवेलेबल नहीं है। आप चारपाई पे सो रहे हो, इतने वहाँ पे राजस्थान में बिच्छू, इतने बड़े बड़े बिच्छू होते हैं जी वो, और वो चारपाई में चढ़ जाते थे और हम लोगों को मतलब डर लगता था। वो तो अच्छा रहा, भगवान की शुक्र था कि कोई बिच्छू नहीं हुआ। स्नेक, वहाँ राजस्थान में जो स्नेक होते हैं वो तो रेत में से निकल के आ जाते हैं। कितने घंटे ड्यूटी कर रहे थे उस दौरान आप? देखिए, हम 24 घंटे थी। 24 घंटे में से हम लोग, आप समझिए, 2 लोग ड्यूटी करते थे, रात भर जागना होता था। इस बीच में कुछ समय उसका पेट खराब हो गया तो मैं 24 घंटे जागा, और कई बार मेरा पेट खराब हो गया। गर्मी का मौसम, आप समझ सकते हैं, बीकानेर, नाल,
जैसलमेर और उसके आगे आप विश्वास नहीं करेंगे 55 डिग्री टेम्परेचर होता है, और 55 से भी ज़्यादा फील होता है क्योंकि वहाँ गर्म हवा चलती है। और ऐसा कभी हमको ऐसे हाथ लगा, लगता था यार जल रहेगा, लगता है काला ही हो गया बिल्कुल से, कुछ नहीं, अभी चमड़ी उधड़ जाएगी अभी थोड़ी देर में, ऐसा लगता था वहाँ। लड़ाई झगड़ा मतलब जो दुश्मन की तरफ से अटैक कर रहे थे या फिर कुछ ऐसा, तो कैसा माहौल था? देखिए, हमारी जिम्मेवारी ये थी, ये देखना है कि जो हमको जो करीब 25-30 किलोमीटर का जो एरिया दिया गया था, और साथ में लोग और तो थे नहीं, वो तो एडिशनल फोर्स डिप्लॉय होके 15-20 दिन के 12 या 15 दिन के बाद आई। तब तक आप सोचिए 24 घंटे जाग रहे हैं। हमारी ड्यूटी याद है, कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट तो नहीं हो रहा, और हमने एयर पे भी नज़र रखनी है, और मतलब हमको मुस्तैद रहना है। उस वक्त खाने पीने का कुछ पता नहीं था। राजस्थान में गांव में ढाणी होती है, छोटे गांव ढाणी होती है, वो लोग आके मदद किया करते थे, पानी देना, खाना देना, वो सब लोग वहाँ मदद किया करते थे। तो बहुत ही डिफिकल्ट समय था। फौज कितने दिन बाद पहुंचे आप लोगों के पास? हम लोगों के पास में लगभग कोई 12 या 15 दिन, मुझे एग्जैक्ट याद है, करीब 15 दिन के बाद में एडिशनल लोग आए, तब थोड़ा सा रिलैक्सेशन हुआ हम लोगों को। लेकिन गर्मी तो पीछा नहीं छोड़ रही थी, और सबसे बड़ा डर था वहाँ पे पास में एयरफोर्स स्टेशन नाल है और इस तरफ जैसलमेर है। अभी आपने सुना होगा, अभी लड़ाई में जैसलमेर में भी ड्रोन अटैक हुआ, नाल में भी ड्रोन अटैक हुआ, और हम लोगों को भी लग रहा था कि किसी वक्त भी जो है वो नाल या जैसलमेर में अटैक हो सकता है, या पैदल सेना वहाँ से आके अटैक कर सकती है। बीएसएफ हमारे साथ थी, और आर्मी के लोग तो नहीं थे, क्योंकि इनका आर्मी का डिप्लॉयमेंट तो ऊपर की तरफ हो रहा था, और हम लोग मुस्तैद रहते थे हमेशा, और हमेशा एक डर का सा माहौल रहता था, और चिंता रहती थी पीछे घर में क्या हो रहा है, या पीछे देश में क्या हो रहा है। कई अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हम लोगों के पास में एक रेडियो था छोटा सा, हम उससे खबर सुना करते। आप सोचो 1999 में हम रेडियो के ऊपर डिपेंड थे छोटे से, और जो गाँव के जो वहाँ के जो प्रधान थे, उनको कुछ और बोलते हैं, वहाँ से प्रधान ने कुछ और कहा, वो लोग आके हम बताया करते थे, आज ये खबर आई, आज ये आई। डर का माहौल था। हाँ, डेफिनेटली डर का माहौल। कई शहादत हुई। हाँ, हमारे उस यूनिट में तो किसी की शहादत नहीं हुई, हमको भगवान का बहुत शुक्र था। लेकिन बहुत से ऐसे जाने पहचाने नाम जिनका हमने कभी सुना है, या कभी पहले एयरफोर्स में, आर्मी में रहे हैं, उनके बारे में सुना, वो शहादत हुई उन लोगों की, और नुकसान बहुत हुआ। हिंदुस्तान में उस छोटी सी चीज़ को अब कब्जा करने के लिए जो इन्होंने छल कपट से उन्होंने जो कब्जा कर लिया, वही छल कपट अभी भी चल रहा है। तो मैं तो धन्यवाद देता हूं सरकार का कि कम से कम अभी एक डर का माहौल बना दिया है। अब हमारे जो फौजी हैं सशक्त हैं, अब पाकिस्तान ऐसी गलती नहीं करेगा। मैं ये कोई गारंटी नहीं देता कि पाकिस्तान गारंटी पे वो नहीं करेगा, क्योंकि वो, मैं एक टीवी इंटरव्यू में भी था, वहाँ पे एक एम्बेसडर साहब आए थे, तो वो बता रहे थे कि ये मियाँ मुनीर हैं और ये मौलाना मुनीर हैं, और अब ये हट जाएंगे। मैं उन्होंने तब उस दिन भी मैंने इंटरव्यू में कहा था, पाकिस्तान वो करता है जिसकी आपको अपेक्षा नहीं होती। अब आप देख लीजिए, वो उस टाइम कह रहे थे ये रिज़ाइन कर जाएगा, ये 5 स्टार जनरल बन गया, वो तो प्रधान, अब तो वहाँ का देश का राष्ट्रपति बनने के चक्कर में है। तो कमिंग बैक टू कारगिल, कारगिल युद्ध एक छल कपट वाला युद्ध था। हमारे जो सैनिक जो थे, जो वहाँ एयरफोर्स का रोल लिमिटेड रोल था, वहाँ जो अवंतीपुर एयरफोर्स स्टेशन है, श्रीनगर है, लेह का एयरफोर्स स्टेशन, पठानकोट का, यहाँ बहुत ज़्यादा एक्टिविटी थी। और क्योंकि बॉर्डर तो क्रॉस हुआ ही नहीं इस केस में, लेकिन उसमें लिमिटेड रोल था। और सबसे बड़ा रोल जो था वो एयरफोर्स के ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का, जिसमें कि ये सारा सामान वहाँ पर IL-76 उस वक्त सबसे बड़ा जहाज़ अवेलेबल था हिंदुस्तान के पास में। IL-76 से वो माल सप्लाई होता था, टैंक सप्लाई होते थे, मतलब उसमें बहुत सामान जा सकता है। IL-76 जो था वो, आज भी कारगिल की शहादत की बात आती है तो पुराने दिन याद आते हैं। पुराने दिन याद आते हैं कि देखिए, हर चीज़ से ज़िंदगी में भी सीखने को मिलता है। अब वो हमने उस वक्त ये सीखा, हम लोगों की बाद में मीटिंग हुई कि कभी भी किसी चीज़ को टेकन फॉर ग्रांटेड मत लो, हमेशा आप चौकन्ने रहो, चौकस रहो, वो बहुत बड़ी सीख मिलती है। और परिवारों को बहुत दिक्कत होती है, लेकिन दुख इस बात का है कि हमारे बहुत से लोग
शहीद हो गए। लेकिन कोई बात नहीं, अगर आज भी शहादत देनी पड़े, आज भी शहादत मुझे भी देनी पड़े तो मैं तैयार हूँ, क्योंकि मैं अपने आप को एक तरीके से पुराना फौजी कहता हूँ। वो एक जज्बा है, जब भी कोई कहीं गलत होता देखते हैं, हाँ कहीं गलत होता देख लेते हैं तो पता नहीं क्यों एक खून रगों में खून सा दौड़ जाता है और दिल करता है इसको यहीं अभी दबोच लें इसको। तो हाँ जी हाँ, तो वो है। और कारगिल ने बहुत बड़ी सीख, उसके बाद देखिए कारगिल के बाद में चीज़ें जो हैं काफ़ी कंट्रोल हुई, लेकिन पाकिस्तान विल ऑलवेज डू अनएक्सपेक्टेड, हमेशा वो गलत अनएक्सपेक्टेड चीज़ कर देता है। और अभी ऑपरेशन सिंदूर ऑन क्यों है, इसीलिए है बताने के लिए कि हम चौकन्ने हैं। वो ट्रंप साहब कुछ भी बोले, वो फलाने साहब कुछ भी बोले, लेकिन भारत का प्रधानमंत्री या जो रक्षा मंत्री या जो पूरी तीनों सेनाओं के प्रमुख हैं और जो हमारे CDS हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं, चौहान साहब हैं, वो उन्होंने एक बात बहुत अच्छे से सीख ली है कि इनके साथ में जब भी अगर डील करना है तो, और यही हाल चीन का है विजय जी। वो भी चीन भी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें करता है, कभी वहाँ कब्जा कर लेता है, कभी वहाँ कब्जा कर लेता है, कभी अरुणाचल प्रदेश को अपना प्रदेश कह देता है, कभी कुछ का कहीं डैम बनाना शुरू कर देता है। तो भारत के जो नागरिक जो अंदर रह रहे हैं वो ये ना सोचें कि भारत की सरकार सो रही है। आप देखिए उनके आसपास कैसे दुश्मन, आपका पड़ोसी एक छल कपट वाला हो, आपको रात को नींद नहीं आएगी। आपके और आपके एक तरफ भी छल कपट वाला हो और दूसरी तरफ भी छल कपट वाला हो, आप तो बिल्कुल आपके परिवार को भी नींद नहीं आएगी। वही हालत जो है वो हिंदुस्तान की भी है। तो हमें हमेशा सरकार के साथ रहना चाहिए और हमेशा आपस में कुछ भी छोटी मोटी बात हो, लेकिन जब भारत का मौका आ जाए, हिंदुस्तान की बात आ जाए, तो हमें एक रहना चाहिए। हमें मालूम है पड़ोसी कौन है, और तीसरा पड़ोसी पैदा कर रहे हैं उसको बांग्लादेश। कारगिल मेडल भी मिला है आपको? जी हाँ, कारगिल मेडल, इसमें से एक कारगिल मेडल भी है जी, इसमें से एक तो यहाँ है। आप तो ये छोटे मेडल है, हमारे पास बड़े मेडल होते हैं, ये छोटे मेडल जो इसको हमको इसको कोर्ट पे पहनने के लिए मिलते हैं। सत्येंद्र दुग्गल जी हैं, जो विंग कमांडर रहे एयरफोर्स में, उन्होंने अपने लड़ाई लड़ी कारगिल में जाकर, मेहनत की, देश के लिए काम किया, और अभी भी जज्बा आप देखेंगे तो वैसा ही है जैसे एयरफोर्स में थे। हालांकि रिटायर कर चुके हैं, लेकिन जज्बा अभी भी कहते हैं कि अभी भी कुछ ऐसी लड़ाई छिड़ जाए तो हम हमेशा तैयार रहते हैं। फरीदाबाद सिटी भारत के लिए मुकेश कुमार।